सलाम क्लास। मेरा नाम सैफुर रहमान है और आप सबको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब करवाऊंगा। ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस स्लाइड्स में मैं आपको टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो करेंगे और जो रेफरेंस बुक हम देखेंगे, इसके अलावा जो आप लोगों की ग्रेडिंग होगी लैब की वो कैसे होगी। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप लोग मुझे ईमेल करके अपनी कोई भी क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ईमेल करते हुए आप सब ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो ईमेल का सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें लाजमी राइट अप करनी है। एक कोर्स नेम, सेकंड आपकी अपनी डिटेल। अदरवाइज़ आपकी जो मेल होगी वो मेरे स्पैम बॉक्स में जाएगी और मैं उसको टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ का आप सब ने ख्याल रखना है। बुक जो हम फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, थर्ड एडिशन रॉबर्ट। रेफरेंस जो आपकी बुक होगी वो C++ हाउ टू प्रोग्राम की है। असेसमेंट में आपकी कैसे करूँगा, आप लोगों की असाइनमेंट और अनअनाउंस आप लोगों के क्विज़ेस होंगे। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा लैब के अंदर वो बेसिकली जो आप लोगों को थ्योरी के सब्जेक्ट में असाइन करेंगे सर वही होगा। एक आप लोगों का लैब एग्ज़ाम होगा जो कि आपका टोटल 30 मार्क्स का आपका लैब एग्ज़ाम होगा फाइनल एक, और टोटल जो लैब के मार्क्स होंगे वो आपके पास 15 होंगे। 10 मार्क्स आप लोगों की अटेंडेंस की होंगे और 10 मार्क्स आप लोगों के सेशनल होंगे, जो कि मैं लैब मैनुअल की बेसिस पे और क्विज़ की बेसिस पे आप लोगों को एलोकेट करूँगा। प्रोजेक्ट की आप लोगों के पास गाइडेंस की, आप लोग एक्सप्लोर करोगे ऊप के एरिया को विद मोर डेप्थ में, और आप लोगों के पास एक रिपोर्ट का टेम्पलेट होगा। उस रिपोर्ट के टेम्पलेट के तरह आप लोग अपने प्रोजेक्ट को उसमें एक्सप्लेन करोगे। मिनिमम जो आप लोगों के प्रोजेक्ट के पेजेस होने चाहिए रिपोर्ट के वो 6 होने चाहिए। एक आप लोगों की फाइनल प्रेजेंटेशन होगी जो कि 10 मार्क्स की होगी, और जो प्रोजेक्ट है प्रेफरेंस ये है कि आप सब अलग अलग करें। ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप में करना चाह रहा है तो 3 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, और ग्रुप में जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उनका स्कोप एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। एथिक्स के क्लास के जब हम लोगों का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने अपना सेल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और आप लोगों के लैपटॉप के ऊपर सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें ही ओपन होनी चाहिए। क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी, टाइम पे एंड होगी। आप लोगों को जब कोई असाइनमेंट लैब की मिले या लैब का कोई मैनुअल बनाने के लिए आपको मैं असाइन करूँगा तो आप लोगों ने उसको फ़ौरन स्टार्ट कर देना है, रादर देन कि आज सबमिशन है और आप लोग मुझसे कल पूछ लें कि सर ये चीज़ कैसे करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा थ्रू मेरी ईमेल, और इस चीज़ का आप सब ने लाजमी ख्याल रखना है। लेक्चर जो हमारा होगा मोस्टली ऑनलाइन होगा। जब आप लोग लेक्चर देख रहे होगे तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास एक नोटबुक, एक पेंसिल होनी चाहिए, ताकि लेक्चर के अंदर, लैब मैनुअल के अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने उसको राइट अप कर लेना है, और जब आप लोगों का ऑनलाइन सेशन होगा मेरे साथ तो आपने अपनी सारी क्यूरीज मेरे साथ उनको फुलफ़िल करवानी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आज के हम अपने लैब मैनुअल पे चलते हैं। तो बेसिकली हम जो ऊप के लिए IDE यूज़ करेंगे वो बेसिकली आपके पास विजुअल स्टूडियो C++ 2010 होगा। हमारी जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड टास्क होंगे या हमारे जितने भी लैब के मैनुअल होंगे हम इसको C++ में अप्लाई करेंगे। हम इसको C में या डेव C++ में क्यों यूज़ नहीं कर रहे। डेव के अंदर आपके पास बेसिकली C जो लैंग्वेज होती है उस C लैंग्वेज के अंदर आपके पास क्लासेस की सपोर्ट नहीं होती, यानी कि हम उसके अंदर सिर्फ फंक्शन बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लासेस का कंसेप्ट फुली वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते।
तो हम एडवांस लेवल लैंग्वेज पे जाएंगे। एडवांस जो आपके पास IDE है उसको हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारा IDE यानी कि जो हमारा कंपाइलर होगा ऊप के अंदर, वो बेसिकली आपके पास विजुअल स्टूडियो 2010 C++ होगा। तो लैब के हमारे इस मैनुअल के कंटेंट क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। IDE जो आपके पास C++ विजुअल स्टूडियो 2010 है वो क्या है। देन मैं आपको कैसे इसको लॉन्च करना है, कैसे एक प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाना है, कैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने सोर्स फाइल ऐड करनी है, कैसे एक प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और कैसे आपने अपनी कोई भी स्टेटमेंट जो राइटअप की हुई है उसको कैसे आपने अपनी कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करना है, यानी कि इनपुट आउटपुट कैसे होगी मैं आपको उस चीज़ शो कराऊंगा। इसके अलावा अगर हमने मल्टीपल फाइल को हैंडल करना हो तो वो भी एक आपके पास प्रोग्राम होगा जो कि टाइम सीरीज से रिलेटेड होगा। और लास्ट में आपके पास जितने भी हम इस मैनुअल के अंदर कोड एज ए एग्जांपल देखेंगे, मैं लास्ट में आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अगर लेट से आफ्टर जब आप अपने सिस्टम के ऊपर ये IDE इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इन सब कोड को दोबारा रन करना है। तो बेसिकली व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 C++? द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट of Microsoft Visual C++ 2010 show how to enter, edit, save, retrieve, compile, link and run a C++ program, जो कि आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा in such an environment. It also show a simple way to print the source code and the program output. तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे दो हम सिंपल इसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक होगा आपके पास सिंपल जिसके अंदर एक फाइल होगी, और एक आपके पास होगा जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी, और हम इसको रन आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पीछे समझ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोग्राम ग्राफिकली और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि लेट्स से अगर मैंने एक प्रोग्राम राइटअप करने जिसके ऊपर हेलो वर्ल्ड हो, जो कि आपके पास एक बेसिक प्रोग्राम होता है। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम C के लिए जो भी आपने IDE यूज़ किया था, उसमें जब आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बिल्डअप करते थे, जब भी आप कोई नया प्रोग्राम बिल्डअप करते थे तो उसके लिए जो आपके पास स्टार्टअप आता था वो एक हेलो वर्ल्ड होता था। तो अब C++ 2010 विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर हमने एक प्रोग्राम या लेट्स से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोगों ने लॉन्च करना है MS विजुअल स्टूडियो C या C++ 2010 सॉफ्टवेयर फ्रॉम द टास्क बार। आप इसको बेसिकली जहाँ पे होगा उसको आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप करना है। जब आप इसको स्टार्टअप करेंगे तो आपके पास इस किस्म की एक विंडो आएगी। ठीक है, ये विंडो आपको बेसिकली इसके 3 सेक्शन हैं। एक आपके पास यहाँ पे बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर है, यानी इसके अंदर जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स होंगी हम वो यहाँ पे देखेंगे। नीचे जो आपके पास बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास है बॉटम में, ये बेसिकली आपके पास आउटपुट है। ये बेसिकली आपके पास कंपाइल लॉग होगा। इसके अंदर क्या होगा आपके पास कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स यूज़ हो रही हैं, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि उसके अंदर ना तो कोई आपके पास राइटअप का एरर है ना ही कोई आपके पास लॉजिकल एरर है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि वो आपके पास एरर 0 है। वार्निंग भी यहाँ पे आपके पास शो होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होगी। और ये जो बेसिकली जहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 लिखा हुआ है, जो कि आपके पास राइट के अंदर स्क्रीन है, इसमें बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि लेट्स से अगर आपने रिसेंट कोई प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो वो सारे यहाँ पे आपको वो लिस्ट डाउन कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर लेट्स से अगर आपने किसी दूसरे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के किसी भी लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे गाइडलाइंस बता रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं।
اور یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ کرنا ہے تو اس کو کلک کریں. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس اس کا ایک اسٹارٹ اپ ہوگا. اور باقی ٹاپ پہ آپ کے پاس ایڈٹ فائل سیم ہے جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم سی کے لیے جو آئی ڈی یوز کیا ہوگا. تو بیسیکلی آپ کے پاس here after all system defined terms including menu items such as file will appear in bold and all entries made by programmers such as file name are italic. تو بیسیکلی آپ کے پاس جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ ہائی لائٹ ہوئی ہوں گی اور جو بھی آپ کے پاس فائل بنے گی کسی بھی پروجیکٹ کی وہ آپ کے پاس اٹیلک میں ہوگی. آپ کے پاس جو سلوشن جیسے میں نے بتا دیا جو آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ وہ آپ کے پاس سلوشن ایکسپلورر ہے جس کو ہم جو آپ نے پریویس پڑھا ہے سی کے لیے جو بھی آپ نے آئی ڈی ای پڑھا ہوا ہے اس میں ہم اس کو بولتے تھے. لیٹس سے میں ایگزامپل لوں ڈیف سی پلس پلس کی یا کوڈ بلاک کی تو اس میں آپ کے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو وہ بولتے تھے فائل ایکسپلورر. تو یہاں پہ آپ اس کو کیا کہو گے سلوشن ایکسپلورر ونڈو. اس میں آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے پروجیکٹ کی فائلز ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کے پاس ہائی لائٹ ہوں گی. سیکنڈ اب لیٹ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپن کر لیا اس کو لانچ کر لیا. دین ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ بنانا ہے. یا تو ایک شارٹ کٹ ہے کہ میرے پاس جہاں پہ وہ رائٹ سائڈ پہ جو ونڈو آ رہی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ریسنٹ پروجیکٹ ہے نیو پروجیکٹ ہے وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں. اگر لیٹ سے ہم اس کا پراپر چینل یوز کریں تو آپ فائل کے اندر جائیں گے فائل ٹاپ کے اوپر فائل کے ٹیب میں جائیں گے نیو کو سلیکٹ کریں گے. نیو کے بعد وہاں پہ نیو پروجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے. پروجیکٹس کے اندر جا کے نیو پروجیکٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے. جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس قسم کی ونڈو اپیئر ہوگی. اس ونڈو کے اندر آپ کے پاس 3 سیکشن ہیں. یہ آپ کے پاس فائل ایکسپلورر ہے. یہ بیسکلی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ویژول سی پلس پلس. اس کے علاوہ اس کی اور پراپرٹیز ہیں اگر ڈیٹا بیس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو یا ٹیکسٹ پروجیکٹس ہوں آپ کے پاس تو بیسکلی ہم نے کیا کرنا ہے ویژول سی پلس پلس میں جانا ہے. اس کے بعد جتنے بھی آپ نے پروجیکٹ بنانے ہیں اوپ کے اندر اس لیب کے اندر جتنے بھی پروجیکٹ ہوں گے وہ سارے پروجیکٹ آپ لوگوں نے کنسول ایپلیکیشن میں بنانے ہیں. یہ یاد رکھنے آپ لوگوں نے جتنے بھی پروجیکٹ آپ لوگوں نے اوپ کے لیب مینو میں بنانے وہ سارے آپ کے پاس Win32 کنسول ایپلیکیشن کے ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے ویژول سی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے Win32 کنسول ایپلیکیشن. تھوڑی اس کی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ کو. جب آپ کے پاس نیو آئے گا ڈائلاگ باکس اس میں بیسکلی آپ کے پاس جو سلیکٹڈ ہوگا آپ کے پاس اس میں ہم سب سے پہلے کلک کریں گے ویژول سی پلس پلس کو ان دا انسٹال ٹیمپلیٹس. تو یہ بیسکلی آپ کے پاس انسٹال ٹیمپلیٹس بتا رہے ہیں کہ کون کون سے آپ کے پاس چیزیں انسٹال ہیں. دین ہم اس کو اس کے بعد ہم کلک کریں گے Win32 کنسول ایپلیکیشن پر جو کہ آپ کے پاس مڈل پین میں. اس کے بعد ہم انٹر کریں گے اپنے پروجیکٹ کا نام جو کہ آپ نیم کے یہاں پہ انٹر کرو گے. اس کے بعد آپ کے پاس لوکیشن ہوگی اور لوکیشن کے بعد آپ کا جو سلوشن نیم ہوگا لیٹ سے وہ آپ ہیلو ورلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یو انٹر اے نیم آف یور چوائس اور پروجیکٹ لیٹ سے اس نے کچھ بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں. اس نے یہاں پہ ہیلو ورلڈ کر دی ہے. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس لیے پروجیکٹ کی لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے نون ونڈو جو آپ کے پاس ڈرائیو ہوگی اس کو سلیکٹ کرنی ہے تاکہ ان فیوچر یا آپ لوگ اگر آپ کی ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے یا لیٹ سے اس کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس جو جتنے بھی ہم نے اوپ کی جتنی بھی لیبس ہوئی وہ آپ کے پاس سیف ہوں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف جب آپ لوگوں کا لیب ایگزام ہو تو آپ لوگ اس کو گو تھرو کر سکیں. تو آپ لوگوں نے ہمیشہ جو اس کی لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے وہ آپ نے سی یوزر میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ سلیکٹ کریں گے اوکے پر تو آپ کے پاس ایک اور ونڈو اوپن ہوگی جس پہ لکھا ہوا ہوگا ویلکم ٹو Win32 ایپلیکیشن. اس پہ آپ کے پاس وہ کیا پوچھے گا وہ آپ سے یہ پوچھے گا دیز آر
करंट प्रोजेक्ट सेटिंग, बेसिकली आपसे वो वेरीफाई कर रहा होगा कि जो आपने चीज़ें सेटिंग की प्रोजेक्ट की हैं वो क्या यही हैं। तो उसमें आपसे वो पूछेगा कि Win32 एप्लीकेशन, जिसका नाम हमने लिखा है प्रोजेक्ट का हेलो वर्ल्ड, देन उसके एप्लीकेशन की टाइप क्या लिखी हमने, सेलेक्ट की है Win32 एप्लीकेशन, और ये बेसिकली आपके पास एक कंसोल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं। आपने यहाँ फिनिश को क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे जाने। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे फर्दर वो पूछ रहा होगा कि क्या ये आपके पास जो एडिशनल इसके अंदर ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, कौन से। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि लेट्स अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी की जो लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करना है, थर्ड पार्टीज़ की लाइब्रेरीज मेरे पास क्या है, लेट्स से मैं इसके अंदर कोई डेटाबेस ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई इस किस्म की चीज़ करना चाह रहा हूँ तो क्या वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और कंसोल एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे होनी चाहिए। इसको वेरीफाई करके अब आपने फिनिश को क्लिक करना है। फिनिश को क्लिक करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपके पास इस किस्म की विंडो आ जाएगी। अब इस विंडो में आपके पास क्या होगा, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट होगा, और ये बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। इसमें आपके पास से 4 किस्म के फोल्डर होंगे। एक शो करा होगा एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल आपके पास डिपेंडेंसी, हेडर फाइल्स, रिसोर्स फाइल्स और आपके पास सोर्स फाइल्स। एक्सटर्नल मीन्स कि अगर लेट्स से मैं इसके साथ कोई और एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो कौन कौन सी हैं। हेडर फाइल यानी कि आपके पास इनपुट, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने सी में देखा होगा, उसमें हम इनपुट के लिए कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, stdio। तो इस तरह की वो सारी लाइब्रेरी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंपाइलर में IDE में होती हैं वो सारी यहाँ पे होंगी। देन सोर्स, रिसोर्स फाइल और फिर आपके पास सोर्स फाइल। अभी तक हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास C++ की फाइल है जिसके अंदर हमने अपना कोड राइटअप करना है वो अभी तक यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, जब ये विंडो आ जाएगी तो आपने जाके नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप लोगों ने राइट क्लिक करना है ऑन द सोर्स फाइल्स फोल्डर इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जब आप उसको क्लिक करेंगे इन द पॉपअप मेन्यू क्लिक ऐड न्यू, ऐड आपने करना है। उसके बाद आप जो चीज़ आपने ऐड करनी वो आपने न्यू आइटम ऐड करना है। टू डिस्प्ले द फॉलोइंग, आपने इस चीज़ को इस तरह से वर्कआउट करना है। जब आप इसके अंदर ये चीज़ करेंगे कि आपने क्या, जब आप ऐड कर रहे होगे आइटम में, वो बेसिकली आपसे ये पूछेगा कि आपने क्या इसके अंदर कौन सी फाइल ऐड अप करनी है। आपने इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करनी है, आपने कोई HTML की फाइल क्रिएट करनी है, जो कि आपके अपकमिंग सेमेस्टर में आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमने जो इसके अंदर न्यू आइटम जो ऐड करना होगा वो हमेशा हम लोगों ने C++ की फाइल को ऐड करना होगा, क्योंकि हमने क्या करना है कि जितने भी हमने ऊप से रिलेटेड मैनुअल करने हैं वो हमने हाई लेवल लैंग्वेज C++ के अंदर करने। तो आपने यहाँ पे जाके चेक कर लेना है C++ की फाइल को। अब आपको, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने इसको नाम देना है इस फाइल को। तो यहाँ से वो आपसे नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद जो इसकी जो लोकेशन होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं होगी, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, select C++ files by clicking on it in the middle pane and enter a arbitrary file name। जो कि आपके पास एक प्रैक्टिस इसकी आपके पास क्या है, जो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें वही इस फाइल का नाम रखें। ठीक है, तो आप लोगों के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनका नाम आपके पास सेम होगा उसी फाइल के हिसाब से। ठीक है।
तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, अब हमारे पास ये एक सी प्लस प्लस की आपके पास एक एडिट एक फाइल आएगी जिसके अंदर हम अपना सारा कोड राइट अप करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, इस किस्म की आपके पास ये विंडो डिस्प्ले होगी। द सिस्टम डिस्प्ले द ब्लू विंडो, नोटिस दैट द सोर्स फोल्डर इन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, मेक श्योर द सोल्यूशन एक्सप्लोरर इंस्टेड ऑफ द क्लास व्यू टैब इज सिलेक्टेड। तो आप देखें आपके पास अगर लेट्स से अब हमने जब न्यू आइटम ऐड किया तो आपके पास एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हेडर फाइल या रिसोर्स फाइल में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने राइट क्लिक किया तो सोर्स फाइल के ऊपर, सोर्स फाइल के अंदर ही जाके उसने इसको क्रिएट किया। आप लोगों ने एक कॉमन एरर होता है जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, अक्सर आप में से भी करेंगे कि जो सी प्लस प्लस की जो फाइल बनानी है आपने, आप लोग उसको जाके एक्सटर्नल या हेडर या रिसोर्स में जाके बना देंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि जो ये सी प्लस प्लस की फ़ाइल बनेगी ये हमेशा आपके पास सोर्सेज फाइल में जाके बनेगी। इस चीज़ का आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। वैसे जब आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी, जब हम इसके ऊपर लेट्स से हम कौन सा कोड राइट अप कर रहे हैं, सिंपल सा हेलो वर्ल्ड वाला, तो आपके पास ये कोड है कि हमने सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है स्क्रीन के अंदर। प्रीवियस का अगर मैं इस कोड को कंपेयर करूं तो जब आपने सी के लिए IDE यूज़ किया था, लेट्स से डेव सी प्लस प्लस वाला, तो उसमें आपके पास क्या था, जब हमने इनपुट आउटपुट के लिए कोई चीज़ करनी होती थी तो हम किस चीज़ को इंक्लूड करवाते थे, STIO की लाइब्रेरी को। यहाँ पे वो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी होगी, IO स्ट्रीम होगा आपके पास। देन वहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस राइटअप नहीं करते थे, यहाँ पे हम इसको राइटअप, ये बेसिकली आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर किसी प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सारी लाइब्रेरीज आएंगी, देन यूजिंग नेम स्पेस आपके पास एक ब्रिज है लाइब्रेरीज और उसकी यूजिबिलिटी के बीच में। तो लाइब्रेरीज आपके पास हमेशा यूजिंग नेम स्पेस के टॉप पे होंगी और उसकी यूजिबिलिटी आपके पास यूजिंग नेम स्पेस के नीचे होगी। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, IO स्ट्रीम कर रहे हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा रहे हैं और उसको सी यूज़ कर रहे हैं मेन के अंदर। तो आपके पास आउटपुट का यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो सी आउट का हो रहा है और उसको राइटअप करने का आपके पास ये तरीका है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सी के साथ, सी में आपके पास क्या था, प्रिंट एफ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से राइटअप करना है। 5, अब आपके पास स्टेप 5 क्या है कि अब हमने इसको रन करना है, यानी कि इसको कंपाइल करना है, ठीक है। लेट्स से अगर हमने इसको लिंकअप करना है या कंपाइल करना है, तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली जब आप इसको कंपाइल करोगे, कहाँ पे आप क्लिक करोगे, डिबग के ऊपर, जो आपके पास यहाँ पे ये मेन्यू टूल बार है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग इसको स्टार्ट कर दोगे एज अ रन। जब आप इसको रन करोगे तो बेसिकली आपके पास अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपके पास इस किस्म का आउटपुट जनरेट होगा आपके बेसिकली जो कंपाइल लॉग है यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, रादर देन वो आपके पास राइटअप का हो, कोई भी एरर आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास बिल्ड में सक्सेस आ जाए, 0 फेल आए, आपके पास ये सारी चीज़ हो, तो आपका प्रोग्राम एरर लेस है, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब हम उसको ये हमारे पास आउटपुट आ जाए, अब हम इसको जब रन करेंगे तो आपके पास इस किस्म का रिज़ल्ट आएगा जो कि आपके पास हेलो वर्ल्ड की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमने तो राइटअप हेलो वर्ल्ड किया। पर ये बेसिकली आपके पास इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास ये Win32 कंसोल एप्लीकेशन है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए कंसोल एप्लीकेशन का नाम यूज़ कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट होगा वो ब्लैक स्क्रीन में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये तो आपके पास था सिंपल सिंगल फाइल। लेट्स से अब इसी कोड को हमने क्या करना है, जो कि नॉर्मली आप लोग हमेशा करेंगे,
वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल सी करके या कंट्रोल ए करके पहले सब कुछ सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी करके इसको आपने सेव करना है और वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट होगा। एक और चीज़, आप लोगों के जितने भी लैब मैनुअल होंगे जो आप लोग बनाओगे, उस लैब मैनुअल में आपके पास इसी तरह से ही आउटपुट होगा। पहले आप लोगों का आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन के बाद कौन सा लैब मैनुअल है या ये असाइनमेंट है आपके पास, ये चीज़ें आपने बताने, अपना नाम लिखना है, डेट बतानी है कब दी थी और सबमिशन डेट मुझे बताने। उसके बाद सबसे पहले आपके पास कोड होगा उस प्रॉब्लम का, देन उसका आउटपुट इसी तरह से होगा जैसे आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो आप लोगों के जितने भी लैब मैनुअल होंगे वो इसी तरह से ही फॉलो अप होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह से आप लोगों ने सबमिशन करनी होगी। लेट्स से अब हम देखते हैं, अगर हमने मल्टीपल फाइल प्रोजेक्ट बनाने, यानी कि मेरे पास मल्टीपल फाइल हो अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, हम उसको लेट्स से कैसे हम हैंडल करेंगे। लेट्स से मेरे पास मल्टीपल फाइल्स कौन कौन सी हैं। मेरे पास एक फाइल है जो कि टाइम डेमो को कर रही है और एक मेरे पास फाइल है जो कि टाइम का है, और इसके लिए जो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वो मेरे पास टाइम की हेडर फाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा आपके पास। हम लॉन्च करेंगे विजुअल स्टूडियो को, उसको लॉन्च करने के बाद हम फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू के फाइल के टैब के अंदर जाएंगे, न्यू के अंदर जाएंगे, टैब के अंदर न्यू के टैब के अंदर हम जाएंगे प्रोजेक्ट के टैब के अंदर हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस किस्म की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपने क्या चीज़ें दो सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपके पास विजुअल C++ हाईलाइट होना चाहिए। उसके बाद हम जितनी भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो हमारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी। तो मिडिल में जो आपके पास स्क्रीन होगी तो आपने उसमें Win32 कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम देना है। प्रोजेक्ट नेम देने के बाद आपने उसके लिए लोकेशन सेट करनी है, और लोकेशन सेट करने के बाद आपने उसका जो सोल्यूशन नेम है वो भी आपने वही देना है जो आप प्रोजेक्ट को दे रहे हो। तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाने हैं उनका नाम सबका सेम हो। लेट्स से हमारी ये फर्स्ट लैब है, तो जब आप इसका प्रोजेक्ट बनाओगे तो पहले आपने अपनी आईडी लिखनी है BSCS, उसके बाद जो आपका रोल नंबर है उसको लिखने के बाद फिर आपने अंडरस्कोर करने के बाद lab1 लिखना है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट का नाम होगा, ये आपका जो सोर्स फाइल होगी .cpp की उसका भी नाम ये होगा। तो जितनी भी आपके पास जो फाइल्स होंगी उनका नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद दोबारा जब आप आगे फर्दर मूव अप करोगे तो आपके पास इस किस्म की विंडो आएगी। तो आपने दोबारा क्या करना है कि फिनिश नहीं करना, पहले आपने नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एंटर को चेक करना है और ये चेक कर लेना कि ये बेसिकली आपके पास इनेबल हो कंसोल एप्लीकेशन लेवल। उसको क्लिक करने के बाद आपने अब इसको क्या करना है, फिनिश करना है। जब आप इसको फिनिश करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब हमने क्या कहा है कि हमने मल्टीपल फाइल्स एक प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है, और वो तीन कौन सी फाइल्स है आपके पास। एक हमारे पास फाइल थी टाइम जो कि हेडर फाइल थी, एक मेरे पास फाइल थी जो कि डेमो टाइम के नाम से थी, और एक आपके पास जो कि CPP थी, और एक जो आपके पास फाइल थी वो भी टाइम CPP। इसमें बेसिकली आपके पास एक हेडर फाइल है और दो आपके पास C++ की फाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल ऐड करें तो राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर न्यू पे जाएंगे और ऐड पे जाके न्यू आइटम पे जाएंगे और वहाँ पे हम उसको बताएंगे। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक हेडर फाइल है। तो अब आपके पास जब भी आप कोई हेडर फाइल ऐड, हेडर फाइल बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जो लाइब्रेरीज होती हैं। अब मेरे पास जो #include IO stream है, ये मेरे पास एक सिस्टम की हेडर फाइल है। अब जो मैं बना रहा हूँ ये मैं कस्टमाइज हेडर फाइल बना रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को हेडर फाइल में, जब भी कोई हेडर फाइल आप अपनी बना रहे होगे
तो हेडर के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करने, उसमें ऐड के अंदर न्यू एटम। अब न्यू एटम जब आपके पास होगा तो ये चीज़ सिलेक्ट आपने चेक करनी है कि इंस्टॉल टेम्पलेट्स के अंदर विजुअल C++ हो और मिडल के अंदर आपके पास हेडर फाइल एडम होनी चाहिए और आपने उसको नाम देना है। देन जब ये आपके पास ऐड हो जाएगी, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टाइम का एक प्रोजेक्ट आप हम राइट अप करते हैं जिसके अंदर वो टाइम सेट कर रहा है, टाइम को प्रिंट आउट कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम भी प्रिंट कर रहा है और मिलिट्री जो टाइम है उसी फॉर्मेट में, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में प्रिंट आउट कर रहे हैं और एक मिलिट्री टाइम जो आपके पास फॉर्मेट है उसमें प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या कर रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये आपके पास, और ये बेसिकली आपके पास कंस्ट्रक्टर है। इन सब चीज़ों को हम अपकमिंग लैब में डिटेल में 1 बाय 1 करके देखेंगे। बस आपने अभी इस चीज़ को जैसे यहाँ पे राइटअप हुआ है वैसे ही आपने अपनी, जब आप इसको बना रहे होंगे लैब मैनुअल को, तो आपने इसको वैसे ही राइटअप कर देना। इसके बाद हमें क्या करना था, 2 CPP की फाइल ऐडअप करनी थी, ठीक है। तो अब हम उसको ऐड करेंगे, तो हम जाएंगे सोर्स फोल्डर के ऊपर और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उस पर राइट क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे बताएंगे कि हम CPP की फाइल ऐड कर रहे हैं। अब ये बेसिकली आपके पास क्या कर रहे हैं, ये आपको टाइम सेट कर रहा है, टाइम सेट करने के बाद उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं उन दोनों जो आपके पास फॉर्मेट थे उनमें। अब इसमें आप देखें, एक तो हमारे पास जो सिस्टम की आपके पास जो हेडर फाइल हो गया आपके पास IO स्ट्रिंग, उसके बाद अब जो हम अपनी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि मैंने खुद अपनी हेडर फाइल बनाई, तो उसको मैं लिखूँगा time.h, उसी नाम से हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा देंगे। ये बेसिकली इसका पूरा प्रोग्राम है जो कि लास्ट में मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। अब उसके बाद ये टाइम आप, एक तो आपके पास टाइम CPP की फाइल होगी जिसमें हम टाइम के फॉर्मेट को सेट कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में और एक मिलिट्री फॉर्मेट में। अब हम उसको सेट करने के बाद हम अब क्या कर रहे हैं, एक डेमो की फाइल बना रहे हैं। उस डेमो की फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आपके पास एक हेडर फाइल है उसको भी हम यहाँ पे कॉल अप कर रहे हैं। उसको कॉल अप करने के बाद जो आपके पास टाइम है उसका यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम क्लास का। अब क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको अपकमिंग लैब में बताऊंगा। तो अभी आप बस इस चीज़ को याद रखिए कि यहाँ पे जो टाइम T है ये उस क्लास का आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट आउट करवा रहे हैं, और प्रिंट आउट में वो क्या कह रहे हैं कि इनिशियलाइज कर रहे हैं मिलिट्री टाइम को, तो वहाँ पे T.print मिलिट्री टाइम को कॉल कर रहे हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम को, फिर वहाँ पे वो स्टैंडर्ड के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं इन फॉर्मेट में। मीन्स ये आपके पास क्या कह रहे हैं कि 13 यानी कि बेसिकली आपके पास 1 बज गए हैं दिन के, ये आपके पास मिनट्स हो गए और ये आपके पास सेकंड हो गए। तो इस तरह से वो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर टाइम को सेट कर रहा है। अब ये आपके पास एक प्रोजेक्ट है जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स को यूज़ कर रहा है। हेडर फाइल्स भी आ गई इसके अंदर आपके पास और CPP की फाइल भी आपके पास आ गई। अब लेट्स से इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, डिबग में जाएंगे और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ कंपाइल हो जाएगा। अब आपके पास अगर ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो कॉलअप किया था मिलिट्री टाइम को हमने कॉलअप किया, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड टाइम को देखे, फिर हमने उसको प्रोवाइड किया कि टाइम सेट कर दें। तो बेसिकली आपके पास 13:27 मिलिट्री टाइम में आपके पास सेकंड नहीं होते। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये आपके पास 1:27 और सेकंड हो गया, आपके पास 6 सेकंड हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास टाइम फॉर्मेट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सारा इसका आउटपुट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आज का हमारा जो लैब का मैनुअल है वो आपका एंड हो गया है। अब जो आप लोगों ने काम करने, इस पूरे लैब मैनुअल को आपने रिपीट करना है। जो जो इस लैब मैनुअल के अंदर आपके पास हेडिंग है
जैसे जैसे यहाँ पे राइट अप किया वैसे ही इसको राइट अप करने, लेकिन हेडिंग सेम होगी, लेकिन इस पे जो ये इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने उसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में राइट अप करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास जो डिटेल है उसको आपने कैसे राइट अप करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास उसने प्रोजेक्ट बनाने का तरीका बताया हुआ है कि हम जो विजुअल स्टूडियो C++ 2010 में उसमें कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सिंगल और मल्टीपल जो आपके पास फाइल है, आपने एग्जैक्टली इसको वैसे बनाने, लेकिन स्क्रीन आप सबकी अपनी सिस्टम की होंगी और डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों की अपनी सिस्टम की होंगी, ठीक है। तो एक तो आपने ये चीज़ यहाँ पे मेरे साथ शेयर करनी होगी, ये पूरा लैब मैनुअल आपने, ठीक है। इसको रिपीट करने, आपके पास स्क्रीन जो होंगी वो भी आप लोगों की अपनी सिस्टम की होंगी, और आप लोगों के पास जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी आप लोगों की अपनी वर्डिंग की होंगी। ये पॉसिबल नहीं है कि दो स्टूडेंट की इंग्लिश के सेंटेंस उनकी स्क्रीन सेम हो। मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बता रहा हूँ कि सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में ही करना है। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ये तो हो गया लैब मैनुअल जो आपने एक मुझे बना के देना होगा। सेकंड थिंग, अब विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल हुआ, इसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों ने मुझे एक लैब मैनुअल बना के देना है, ठीक है। तो दो लैब मैनुअल आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करने होंगे। एक तो ये वाला जो कि मैंने आपको करवाया है, इसको आपने अपने प्रोग्राम बनाने, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी, उसका स्क्रीनशॉट ऐड करने। दूसरा लैब मैनुअल क्या होगा कि आपने मुझे विजुअल स्टूडियो 2010 से लेकर 14 के कोई भी वर्जन जो कि आपको सूटेबल लगते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसकी इंस्टॉलेशन का लैब मैनुअल मुझे बना के देना। तो एक लैब मैनुअल आपने बना के देने इंस्टॉलेशन का, विजुअल स्टूडियो C++ कोई भी वर्जन आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो जो कि मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लोगों को थ्योरी के अंदर ये असाइनमेंट असाइन हो चुकी है। तो ये लैब में भी यही होगी और आप लोगों की थ्योरी में भी यही होगी। तो दो लैब मैनुअल हो गए, एक इंस्टॉलेशन का और एक जो ये आप लोगों को मैंने लैब मैनुअल करवाया वो। अब सबमिशन कैसे होगी इस लैब मैनुअल की, आप लोगों ने आज हमारी लैब हुई है, तो कल यानी कि आज से पहले कल शाम 6 या 8 बजे तक आप लोगों ने, बल्कि 8 बजे तक आप लोगों ने नेक्स्ट वीक, अपकमिंग इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक, आप लोगों ने मुझे अपने CR और GR को आप लोगों ने ये लैब मैनुअल बना के सेंड करने हैं वर्ड फॉर्म में, और आपके CR और GR मुझे 9 बजे के बाद ये लोग मुझे सेंड करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुझे डायरेक्ट मेरे ईमेल के ऊपर लैब मैनुअल सेंड नहीं करेगा। आप लोगों ने अपने थ्रू CR मुझे ये चीज़ें सेंड करनी है। तो आपका जो CR होगा, जो आपकी GR हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट से लैब मैनुअल 6 या 8 बजे तक आप लोगों ने इनसे कलेक्ट कर लेने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टाइम आपको सूटेबल लगे। लेकिन मेरे पास 9:30 तक सब स्टूडेंट की ईमेल आ जानी चाहिए थ्रू वाया आप, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप जो भी टाइम दे रहे हो उसके बाद वो कोई स्टूडेंट सेंड करता है तो आपने उसको सेंड नहीं करना। जब हम लोगों का लाइव सेशन होगा, अगर लेट से कोई स्टूडेंट सेंड नहीं कर पाया तो लाइव सेशन में आपने मुझे बताने कि सर मैं ये सेंड नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैं उसी टाइम ही रन टाइम पे उसका वो लैब मैनुअल चेक भी कर सकता हूँ और आप उसको ही कह सकते हो वो मुझे अब सबमिट करवा दें। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में मेरे पास स्टूडेंट का जो लैब मैनुअल वो आ जाए, इससे ज़्यादा लेट ना हो। तो सेम डे लेकिन नेक्स्ट वीक आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना होगा। यानी कि आज हमारी लैब हुई है तो टोटल आपको इस दोनों लैब मैनुअल करने के लिए तकरीबन 6 दिन है आपके पास। तो 6 दिन बहुत हैं आपके पास। और आप लोगों ने नेक्स्ट वीक जब हमारी लैब होगी उससे एक दिन पहले, यानी कि उसके प्रीवियस, यानी कि एक दिन पहले आप लोगों ने अपनी CR और GR को सेंड कर देना और वो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू। अल्लाह।